Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Once again, we are here with another lecture. Or this lecture is also combined for two batches, and inshallah, I'm going to share the link of the Zoom meeting with my students, and they will join me shortly. लिंक शेयर हो गया है, इंशाल्लाह ताला आप सब लोग जो है वो जल्दी से ज्वाइन भी कर लेंगे। तो चले जी, देयर वी गो। अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, इंशाल्लाह ताला बस जल्दी सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे ही एक दो स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं, आई विल स्टार्ट द लेक्चर। एंड आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। हम एक पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। हम सरत आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सरत, हाउ आर यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? किस ऐसी किसी जगह पे लगा देना चाहिए इस तरह से। हेलो मुसरत, कैसे? मुसरत फिर डिस्कनेक्ट हो गई हैं, आ गई हैं। कैसी है मुसरत, ठीक है? यू आर ऑन म्यूट, आई कैन नॉट लिसन टू यू। इफ यू आर टॉकिंग देन अनम्यूट योरसेल्फ ताकि मैं आपको सुन सकूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। बस परेशान हो गई थी, लेकिन शुक्र है फ्रैक्चर से बच गई हूँ। बस उन्होंने, डॉक्टर ने अब रिस्ट सपोर्ट का ही बोला था। तो बस चलो शुक्र लिगामेंट अल्लाह इंजरी का, है, बहुत से। इंशाल्लाह ताला जल्दी हो जाएगी ठीक। आज तो काफी बेटर है। हाँ, पेन ले रही हूँ, पेन किलर्स वगैरह। तो गिर गई थी बड़ी बड़ी बुरी तरह से, ये सारी साइड ही ना। कल तो बड़ी दर्द कर रही थी, आज काफी बेहतर है। थैंक बचाया यू। है, शुक्र अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना तो हो जाते जाते ऐसे ही फ्रैक्चर हो जाते हैं। और फिर महीनों, थोड़ा सा भी फ्रैक्चर हो जाए, आपके महीने कहीं नहीं गए, कितने कितने मंथ लग जाते हैं। चलें, खैर, ऐसे ही। आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज इंशाल्लाह ताला अब हम जरा देख लेंगे चीजों को अच्छे से। कल फिर आप लोगों ने कर ली थी खुद से रिवीजन कुछ? हाँ जी। हाँ, मैंने आज ना नर्सिंग थ्योरी के भी एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। जी उनको भी पढ़ लीजिएगा, जी। क्योंकि सरत आपको तो आइडिया है ही कि थ्योरी से भी बहुत सारे आ जाते होते हैं एमसीक्यूज, है ना? जी जी, ऐसे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था वो, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही थे। हाँ, नर्सिंग थ्योरी, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एजुकेशन और लीडरशिप मैनेजमेंट, ये जो है समझ लें कि जो 60 मार्क्स होने हैं, 40 40 50 मार्क्स इन्हीं चीज़ों के होने हैं। एडवांस लेवल है, उन्होंने इसी इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है उनका। और दूसरी तरफ इंग्लिश है, इंशाल्लाह ताला इंग्लिश में बस ये है कि वोकेबलरी 50% से ज्यादा ना आए ना, फिर तो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि वंस अगेन वोकेबलरी का ना पता नहीं चलता कि कहाँ से वर्ड्स आ जाएं। कभी इजी वर्ड्स आ जाते हैं, और ऐसे। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड्स जो होते हैं ना, वो हम्म, वो एडवांस लेवल के होते हैं। और अब देखें आप, आखिर कितने कितने वर्ड्स को मतलब क्रैम ही करने होते हैं, इसमें समझने वाली तो बात नहीं है। ये तो सीधे सीधे याद करने, याद रखने। अब देखें, कल के लेक्चर में ऐसे वर्ड्स थे, दो तीन वर्ड्स थे ऐसे जो मैंने आपके वो उसी में से मैंने टेस्ट बनाया था। उसके बावजूद आप लोगों ने अभी 1 घंटा पहले लेक्चर लिया था, और वही जो मैं आपको कह रही थी कि जो जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, जो हमने डिस्कस की थी, आप लोगों ने, अभी मैं चेक कर रही थी उसके रिस्पॉन्स, सेम मिस्टेक की हुई थी। जैसे वो ल्यूमिनरी था वर्ड, उसमें इल्यूमिनरी था शायद, जिसका मीनिंग सेलिब्रिटी था, बट क्योंकि शाइनिंग था उसमें, ऐसे ही। ल्यूमिनस से आप सबने शाइनिंग आप लगा देते हो। तो इस तरह वाले कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं। तो अल्लाह करे कि आप लोगों की मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक्स हों,
चलिए मुसरत, फिर हम ऐसे हाँ। करते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, रिकॉर्डिंग, ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है। फिर जैसे जैसे बाकी सब लोग साथ आएंगे तो वो ज्वाइन कर लेंगे, और जो उनका रह जाएगा पार्ट वो बाद में इंशाल्लाह ताला देख लेंगे। अब आज हम ऐसे करेंगे कि जो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ना, जो मेरे पास था वो पेपर, पास पेपर ही था वो एक्चुअली ऐसे था कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस थे, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली, जो बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन होते हैं डिफरेंट पास्ट पेपर्स में, जिस तरह से एमएसएन के टेस्ट हो गए, पीपीएससी एफपीएससी का इंग्लिश वाला पोर्शन हो गया, डिफरेंट मतलब ऐसे पेपर्स जो जिसमें इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी होती है, तो ये वाले उन्हीं पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस थे। तो वो अभी पूरा नहीं हुआ था, तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहां से आज मैं अब स्टार्ट करूंगी, और आई होप सो। मैम ये वाला, हाँ बताएं बताएं। ये वाले जो वैसे आपने पीडीएफ में सेंड किए। जी ये मैंने किए हुए हैं, ये तो मैंने शुरू में कर दिए थे, ये वाला जो है ना, सबसे पहले इंग्लिश के शेर ये किया था। अगर आपको नहीं मिले तो मुझे बता देना, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। मैं ढूंढ रही थी, वैसे तो मेरे पास ना कुछ थे, लास्ट टाइम मैंने क्लासेस ली थी उनमें से भी ना। लेकिन हम्म। आज वो मैं कर रही थी रिवाइज, तो मुझे लग रहा था कि आप पहले तो जैसे रट्टा शट्टा ही था ना, लेकिन इस दफा मुझे समझ लग रहा था कि ऐसे करना है, और मुझे वो सही। आ रहे थे। तो सही। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैंने कहा था इनका भी मैं पीडीएफ देख लूंगी, बाकी अल्लाह मालक देख। है। और लास्ट टाइम जो पेपर था ना, उसमें हमें जो सिर्फ मार पड़ी थी ना, मतलब जो मेरा मैं समझती हूँ, उसमें 10 ऐसे सिनोनिम और 10 एंटोनिम थे। और वो हाँ। कुछ भी नहीं आता था, 20 नंबर हमारे इसी उसमें चले गए। वरना जो थे ना, बाकी मेरा पेपर अच्छा था। सही। अब देखिए, अब आपको थोड़ी सी टेक्निक समझा दी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दिया, तो अब आप को थोड़ी बहुत सिनोनिम एंटोनिम की भी लग रही है ना कि समझ किस तरह से। जी। फर्ज फर्ज करो आपको नहीं भी आ रहे, तो कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके कुछ भी आ रहा हो, वो वर्ड नहीं आता लेकिन आप ऑप्शंस में देख लो, दो ऐसे वर्ड हो जिनके मीनिंग आपको आते हैं और जो सेम मीनिंग हो जिनका, वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। या तो ऑड वन आउट होता है आंसर, आंसर हमेशा ऑड वन आउट होता है, इस तरह करके जैसे हमने डिस्कस की थी कुछ चीजें। तो ये हमने कर लिया था मेरा ख्याल है। हम थे ये इसमें काफी सारे और भी थे, तो ये मैंने सोचा कि इसको हम ना कंप्लीट करें, इन लेक्चर ही कंप्लीट करें, ताकि सुनी हुई चीजें जो है ना वो ज्यादा देर तक याद रहती हैं एज कंपेयर टू जो हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते हैं वो माइंड से निकल जाती हैं। तो ये आधा सा ही हुआ था लास्ट लेक्चर में। हाँ यहाँ तक हुआ था, मुसरत फिर चली गई है। चलें जी, अभी बाकी सब लोग आ जाएंगे, लास्ट हमने यहाँ तक किया था ये मंकी वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एन इडियम, और इडियम है हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक। अब इसको हमने कंप्लीट करना है। A woman scorned, a devil's advocate, a woman forgotten, a burned woman। कहते हैं ना कि एक औरत के इंतकाम से बुरी चीज कोई नहीं होती, तो ये वही वाला इडियम है इंग्लिश में। हेल हैथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉर्न। स्कॉर्न का वैसे लफ्जी मीनिंग होता है जिसकी इंसल्ट की जाए, जिसकी हकारत की जाए, मतलब एक जख्मी औरत या एक औरत का जो मतलब इंतकाम होता है ना, उतनी आग हेल में भी नहीं होती, इसका मतलब ये है। सो इसको आप याद कर लें, आप इसको देख लें। ईडीएम अगर कंप्लीट करने का आ जाए तो वो एज इट इज ही हमें करना होता है। कुछ लिस्ट आप लोगों के साथ ऑलरेडी ईडीएम्स की शेयर की हुई है, मजीद भी कर दूंगी मैं। नेक्स्ट है, मैं एक सेकंड मुझे दें, मैं ज़रा मैसेज कर लूँ स्टूडेंट्स के साथ, सो वो लोग ज्वाइन कर लें। अ, चलें जी, मैसेज हैज़ बिन डिलीवर्ड एंड आई एम स्टार्टिंग, बिकॉज जो लोग नहीं है वो बाद में खुद रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब है व्हाट इज सिनोनिम ऑफ हाउटी। हाउटी मीन्स प्राउड। तो अब ये जो हमारे पास
ऑप्शंस हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल हमें हाउटी का मीनिंग नहीं पता, तो हम किस तरह से इस वाले एमसीक्यू की अ, को सॉल्व करेंगे। अ, इसको देखें, हम्बल और मॉडेस्ट दो इसमें ऑप्शन है जिनका ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग बन रहा है। ठीक है, हम्बल और मॉडेस्ट। हम्बल का मतलब भी होता है आजिज, मॉडेस्ट का मतलब भी होता है बा या बिल्कुल हम्बल टाइप ही। तो ये तकरीबन सिनोनिम है। ऑल ऑफ दिस तो नहीं हो सकता ना मीनिंग। तो कंसीटेड भी दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ड है जिसका वो मोस्टली बच्चों को मीनिंग ऑन द स्पॉट नहीं भी आ रहा होता। तो अब आप इसको तुक्का भी ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, कि वो तो दो ऐसे वर्ड हैं जो सिनोनिम टाइप हैं, तो वो दो तो लफ्ज तो नहीं ना हो सकते उनमें से एक, तो वो तो आप ट्रबल शूट कर दें। तो द मीनिंग इन द राइट ऑप्शन इज कंसीटेड। कैसे हो रजीना, ठीक हो? नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लेस्फमी। ब्लेस्फमी तो बहुत ही एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कॉमन यूज होता है न्यूज़पेपर वगैरह में, आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते हो, जिसका उर्दू में मतलब बनता है, जो हम ये कहते हैं तौहीन रिसालत, तौहीन रिसालत। तो उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड है दैट इज ब्लेस्फमी। ब्लेस्फेमी, एक्चुअली ब्लेस्फेमी का मतलब ये होता है कि किसी के रिलीजन की या किसी की रिलीजियस बिलीव्स की आ, आ, करना, इरिस्पेक्ट कर डिसरिस्पेक्ट करना। ठीक है, किसी के रिलीजियस बिलीफ की या किसी के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करना, उसको कहते हैं ब्लेस्फेमी। तो ब्लेस्फेमी का सिनोनिम क्या होगा? अनहोली नहीं, इररिस्पेक्टिव तो नहीं होगा ना, इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट है, और नन ऑफ दीज भी नहीं है। अब देखें रेवरेंस का जो वर्ड है ना, ये रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट से भी अगला, अगली स्टेज, एक्सट्रीम रिस्पेक्ट। ठीक है, जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा जिसकी इज्जत करते हो ना, मतलब जब आपने शदीद इज्जत वाला लफ्ज यूज करना हो तो यू शुड यूज रेवरेंस। तो रेवरेंस का मतलब ये होता है। और ब्लेस्फेमी भी ऑब्वियसली रिलीजियन, रिलीजन इज समथिंग जिसकी बहुत ज्यादा एहतराम होता है, मतलब इज्जत के, इसका मतलब एहतराम है। तो अब ब्लेस्फेमी ये होती है कि डिसरिस्पेक्ट करना, उसका ऑपोजिट करना। तो इर जहाँ पे आ जाए, उसका इर जिस वर्ड से पहले आता है वो उस वर्ड का उलट हो जाता है। ठीक है, उस वर्ड का समझो उसका मीनिंग जो है वो टोटली ऑपोजिट बन जाता है किसी लफ्ज की शुरू में जब आप इर लगा देते हो, आई आर। तो अब इरेवरेंस जो है ना, ये इसका सही सिनोनिम बनता है ब्लेस्फेमी का। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है प्रेपोजिशन का एमसीक्यू। द कार इन फ्रंट इज स्लोइंग डाउन। ठीक है, इस यहाँ पे इन आएगा। एमिकस क्यूरी का क्या मीनिंग होता है? अगेन ये भी एक टर्म है, एमिकस क्यूरी लॉ की टर्म है। इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड एडवाइजर। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है न्यूट्रल, जो किसी का मतलब वो शख्स जो कि कोर्ट का यानी कि अदालत का दोस्त होता है, और न्यूट्रल एडवाइजर होता है, किसी का तरफदार नहीं होता। ये एक ओहदा है समझें कोर्ट का, एक ये लीगल टर्म समझ लें आप। ठीक है, एमिकस क्यूरी। तो यूटोपिया मीन्स, यूटोपिया कहते हैं एक फर्जी दुनिया को। ठीक है, एक जो आपकी सिर्फ और सिर्फ एक आइडियलाइज दुनिया होती है। चैट में कौन क्या कह रहा है? लिंक का इशू हो रहा है। अच्छा, लिंक का इशू हो रहा है। लिंक तो यही, ये वही मीटिंग है जिसका एक ही लिंक है, परमानेंट वाला। तो आई डोंट नो कि क्या इशू हो रहा है। चलें, रिकॉर्डेड लेक्चर है, बाद में देख लेंगे सब। लेट मी सी द चैट्स। अच्छा जी, लाइट का इशू है। चले, कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा जी।
मुसरत वापस आ गई है। वेलकम बैक मुसरत। जो पार्ट आपका रह गया है आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एमिकस क्यूरी का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट एंड डिसइंटरेस्टेड। अब डिसइंटरेस्टेड का वर्ड जो है ना, इसको गौर से देखें। डिसइंटरेस्टेड का मतलब ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब है न्यूट्रल। ये आपने याद रखना है। ये अक्सर यूज हुआ होता है और बच्चे इसका भी गलत, डिसइंटरेस्टेड का भी गलत ऑप्शन लगा आते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मतलब या उस तरह। इसका मतलब है न्यूट्रल होना, कोई जिस जो अनबाइस्ड। अगर अब यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड का हमारे पास होता ना सिनोनिम, तो यहाँ पे हमने लिखना न्यूट्रल या अनबाइस्ड को चूज करना था। बट यहाँ पे हमारे पास क्या था, एमिकस क्यूरी। वो पूरी एक टर्म ही है, उसका मीनिंग ये था। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है आइडियल लैंड। एक एक ऐसी दुनिया जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे नॉवेल्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ यूटोपियन वर्ल्ड। मतलब कि जो ऐसी दुनिया जो एग्जिस्ट नहीं करती, जो अफसानों में, कहानियों में, नॉवेल्स में जो राइटर्स होते हैं वो खुद से उन्होंने एक क्रिएट किया होता है, एक आइडियल वर्ल्ड। ठीक है, एक आइडियल लैंड। तो उसको कहते हैं यूटोपिया। ये लिटरेरी टर्म है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि इसको हमने कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक करनी है। ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। डू नॉट चेंज द हॉर्सेस इन मिड स्ट्रीम। ठीक है, ये एक इडियम है कि बीच राह में आप अपना फैसला मत बदलें। जब आप कुछ ठान लेते हैं तो उस पे पक्के रहें, अपने अजम पे, इरादे पे पक्के रहें। ठीक है, तो ये भी ईडियम है। और ईडियम जो है इनको अगर इसके बारे में आ जाता है कि इसको कंप्लीट करें, तो ये जैसे होते हैं इनको वैसे ही कंप्लीट करना होता है। और इनका मीनिंग जो होता है दैट इज सेंस फॉर सेंस, वर्ड फॉर वर्ड नहीं होता। इसमें हॉर्सेस आएगा। चूज द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम ऑफ कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म का मतलब होता है मुसीबत, आफत। ठीक है, और ये टर्म आमतौर पे यूज की जाती है ये जो पोस्ट एपोकलिप्टिक, मतलब जो क्यामत अ, जैसी तबाही के लिए, मतलब शदीद तबाही के लिए, बहुत मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन जब हो जाती है, तो उसके लिए कैटेक्लिज्म का वर्ड यूज होता है। क्यामत के लिए भी हो जाता है। तो कैटास्ट्रॉफी का मतलब भी यही है। ये कैटास्ट्रॉफ नहीं पढ़ना है इसको आपने, कैटास्ट्रॉफी पढ़ना है। ठीक है, तो यही मतलब है। बाकी देखें, ट्रैश, ट्रैंक्विलिटी, पंजेंट, तीनों ऐसे ऑप्शन हैं जिन जो कैटेक्लिज्म से दूर दूर तक जिनका कोई ताल्लुक नहीं। अब ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब होता है? ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एक, यानी कि एक सुकून की हालत। ठीक है, बिल्कुल एक पीस और सुकून की हालत। ट्रैंक्विलाइजर होते हैं ना ये जो नशा आवर अद्वियात को भी हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। तो बिल्कुल एक सुकून वाली हालत। पंजेंट का मतलब होता है स्मेल, तेज किस्म की, बर्दाश्त ना होने वाली स्मेल, चुभने वाली स्मेल। और ट्रैश का मतलब होता है कूड़ा। तो यहाँ पे कैटास्ट्रॉफी ही आता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ लिबर्टी। अब यहाँ पे आपने एंटोनिम देखना है, वही कि आपने जवाब लगा दे ढूंढने से पहले, आंसर ढूंढने से पहले आपने क्वेश्चन को गौर गौर से पढ़ना है। अब देखें, जो आसान लफ्ज आता है उसका इन्होंने हमेशा एंटोनिम पूछा होता है। ये आपने गौर से देखना है। जब आप अपना पेपर भी सॉल्व कर रहे होगे तो आसान लफ्ज का एंटोनिम पूछा होता है, और आसान लफ्ज का अक्सर हमें मीनिंग आता होता है और बच्चे आराम से मीनिंग को जाके चूज कर आते हैं, जबकि पूछा एंटोनिम होता है। तो जहां पे आपको लगे ना कि ये लफ्ज बहुत आसान है, मुझे आ रहा है, आपने फौरन ही खुद को चेक देना है कि देखो इसका एंटोनिम तो नहीं कहीं पूछा हुआ। बिकॉज अक्सर एंटोनिम आसान लफ्जों के पूछे होते हैं और बच्चे उनके मीनिंग लगा के आ जाते हैं एंटोनिम का। वो एक्साइटमेंट में, क्योंकि बहुत थोड़े तो लफ्ज होते हैं जो उन्हें आ रहे होते हैं सिनोनिम एंटोनिम वाले क्वेश्चन में, तो वो एक्साइटमेंट में ये गलती कर देते हैं। तो ये आप लोगों ने इस जाल में नहीं फंसना है। एग्जामिनर ये जाल बहुत ही सोच समझ के फंसाता है। अब लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम, आजादी। ठीक है, तो सरप्लस जो है ना, इसका मतलब होता है फरावानी। स्लेवरी का मतलब है फ्रीडम जो है, ये इसका मीनिंग है। अब आपको ने एंटोनिम देखना नहीं होता और आप जल्दी से जाके फ्रीडम को टिक कर आते हो, और थोड़ी देर बाद देखते हो फल्ला, ये तो इन्होंने तो पूछा ही, एंटोनिम हुआ था, अब मैं क्या करूं।
तो ये इस बात का ध्यान रखना। स्लेवरी इसका ऑपोजिट है, ठीक है। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, और लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। डिलीवर्ड और सरप्लस ये दोनों इररेलेवेंट लफ्ज थे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हैगर्ड। हैगर्ड का करेक्ट सिनोनिम, इसका मतलब होता है एग्जॉस्टेड, ठीक है। वॉर्न आउट, एग्जॉस्टेड। अब अनवॉर्न नहीं, ये ऑपोजिट है। अगर इसका होता कि एंटोनिम लिखें तो हम अनवॉर्न यूज कर सकते थे। इसका तो मतलब होता है शदीद वॉर्न आउट, बहुत ज्यादा इस्तेमाल की हुई या बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुई हुई चीज। हेल्दी नो, फ्लैबी नो, एग्जॉस्टेड इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ, करेक्ट मीनिंग ऑफ लिम्पिड। लिम्पिड का मीनिंग क्या है? क्लियर। अब ओपैक इसका जो है वो ऑपोजिट है। काम का इसके इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये देखें, इसमें भी वही है कि काम और रिलैक्स दो ऐसे लफ्ज हैं जो हम शुरू में ही ट्रबल शूट कर लेंगे, चाहे हमें लिपिड का मतलब पता होगा चाहे हमें इसका मतलब पता नहीं होगा। कि दो ऑप्शंस के अंदर दो ऐसे वर्ड होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, और वो आंसर नहीं होते। तो जब आप, अब आपने ये चीज नोट करनी है, और वो अक्सर उनका मीनिंग भी हमें आ रहा होता है। तो ये भी देखें, इसमें अब काम और रिलैक्स एक का एक ही मतलब है, तो समझो ना बी और डी तो शुरू में ही चले गए। अब अगर तो हमें लिमिटेड का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो फिर हम क्लियर चूज कर लेंगे। नहीं तो फिर हमारे पास, अब देखो, हमारा दो गलत ऑप्शन तो हमने शॉर्ट मतलब कर लिए ना ट्रबल शूट। अब इन दो में से फिर आप एक तुक्का लगा लें। फिर आपका देखो, तुक्के में भी आपका 50% सही होने का चांस हो गया। अगर आप ब्लाइंड तुक्का लगाते तो फिर आपका 25% चांस था सही होने का। तो इस तरह से भी आपने ये वाली भी जो चीज है इसको माइंड में रखना है पेपर सॉल्व करते हुए। ही इज इग्नोरेंट ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ आएगा द होल सिचुएशन, कि वो सारी सिचुएशन से बेखबर था। सिनोनिम ऑफ डिलीट। अब देखें, आपने बात नोट की है, इजी वर्ड का सिनोनिम आ रहा है और मुश्किल वर्ड का, सॉरी यहाँ पे तो सिनोनिम है लेकिन मोस्टली इजी वर्ड का एंटोनिम आ रहा होता है। डिलीट अब बहुत आसान लफ्ज है, इसका मतलब रिमूव है ऑब्वियसली, ना नेस्टी है ना एफिशिएंट है ना स्ट्रेंज है। अल्लाह करे आपको इतना आसान भी लफ्ज आ जाए, आता नहीं है लेकिन ये आया हुआ है किसी पास पेपर में। तो इसका मीनिंग है रिमूव। नेस्टी का मतलब होता है गंदा। एफिशिएंट का मतलब आपको पता ही है, और स्ट्रेंज अजनबी। एंटोनिम ऑफ बिनाइन, ठीक है। अब ये भी इजी वर्ड है बिनाइन, इसका एंटोनिम क्या होगा? फूलिश नो, सॉफ्ट नो, फ्रेंडली नो, मेलवोलेंट। बिनाइन होता है ना बेजरर, जिसका कोई नुकसान ना हो, लेकिन मेलवोलेंट का मतलब होता है नुकसानदेह चीज। हु इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। अब ये इस नॉकिंग के साथ एट ही आना है, नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। यहाँ पे एट आएगा। कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया था एट कहाँ कहाँ पे यूज होना है। यू वुड हैव सून, यू वुड हैव सून माई गार्डन एट इट्स बेस्ट। सॉरी, यहाँ पे सीन आएगा, सून नहीं आएगा। बेस्ट इफ यू, यू वुड हैव सीन, ये गलती की हुई है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। यू वुड हैव सीन माई गार्डन, तुम मेरा गार्डन देखते। एट इट्स बेस्ट, जब ये मतलब बहुत खूबसूरत था। इफ यू वर हेयर लास्ट वीक, हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे ना, तो ये वही कंडीशनल है कि अगर तुम लास्ट वीक यहाँ पे होते तो फिर तुम मेरा गार्डन देखे देखते जब ये बहुत खूबसूरत था। इफ यू वर हेयर, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम, जहाँ पे एक चीज हुई नहीं होती और हम उसकी विश कर रहे होते हैं, या हम किसी को कह रहे होते हैं कि अगर ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, या फिर अगर ऐसे हुआ होता तुम आके देखते, तो वहां पे आप वर लगाते हैं, यू वर, आई वर, इस तरह से। वॉज भी आता हो तो यू के साथ तो वैसे आता ही वर है, बट अगर यहाँ पे आई भी होता तो भी हमने वर लगाना था, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, या ऐसे आप देख लेते कि ये हुई नहीं हुई। वो कह रहा है कि लास्ट वीक अगर तुम यहाँ पे होते तो तुम मेरा गार्डन देखते। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड। असलम इज टॉलर देन वुसाद।
यहाँ पे अब हमने क्या लगाना है? टॉलर तो कंपैरिजन के लिए है, वो ऑलरेडी है। एज टॉल, इफ नॉट नहीं, एज टॉल तो नहीं आएगा ना, और टॉलर तो आगे है। नॉट एज टॉल बट एज नो, यहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा। देन ये इसमें इसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन ही गलत है। एज टॉल एज इफ नॉट, असलम इज एज, असलम इज एज टॉल एज, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसके ऑप्शंस का, ऑप्शंस को रिलेट नहीं हो रहे, इसको मैं ये बाद में आप लोगों को दिखा दूंगी, करवा दूंगी इनका, इनके डिग्रीज का ना, कि किस तरह से हमने टॉलर मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, किस तरह से कंपैरेटिव लगानी है। कोई और आता है तो उसमें हम देख लेंगे, ये इसमें मिस्टेक थी। इस तरह मिस्टेक वाले भी बाज़ औक़ात आ जाते हैं पेपर में और बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये है कि जो मिस्टेक वाले एमसीक्यूज होते हैं ना, असूल यही होता है कि वो 1 मार्क जो है ना, या जितना 1 या 2 नंबर का इस तरह का एमसीक्यू आ जाए पेपर में, तो वो फिर सबको मिल जाता होता है नंबर। अगर कोई नोट आउट कर दे ना, तो वो 1-2 नंबर सबको मिल जाते हैं। बट द कंडीशन इज दैट कि कोई उसको पॉइंट आउट करके उनके नोटिस में लाए कि इसमें गलती है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, ये भी हो गया, ये वर्ड वाला भी हो गया। आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सिंकोफेंसी, साइकोफेंसी, सॉरी साइकोफेंसी, साइकोफनी होगा ये, साइकोफेंसी नहीं होगा, सॉरी। आई एम सॉरी, आज ना मैं थोड़ा सा, मुझे मसला हो रहा है, शायद मैंने पेन की लेट्स ली हुई है, तो मुझे रीड करने में ना किसी किसी टाइम ऐसे हो जाता है। दिस इज साइकोफनी, फैंसी, हाँ, इसका मतलब होता है फ्लैटरी, ठीक है। एवरिशियसनेस भी नहीं होगा, अफेक्शन भी नहीं होगा, सोफिस्टिकेशन भी नहीं होगा। दिस वर्ड मीन्स फ्लैटरी। इसकी आप करेक्ट जरा ना एक दफा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपको बाद में बता दूंगी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, यहाँ पे ऑन आएगा। द डिबेट एडजर्न, एडजर्न भी हम बोल सकते हैं, डी को साइलेंट भी कर सकते हैं। द फॉलोइंग वीक, एडजर्न टू द फॉलोइंग वीक, ये एडजर्न वर्ड का मतलब होता है मुलतवी होना, डिले होना। जैसे कहते हैं द कोर्ट इज एडजर्न, टिल भी आ सकता था यहाँ पे, लेकिन टिल है ही नहीं, तो टू द फॉलोइंग वीक भी ठीक है। फील ब्लू, फील ब्लू का मतलब होता है सैड होना, ठीक है। ये भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको तो आपने मेमोराइज ही करना है। अब असाइलम का मतलब होता है रिफ्यूज, पनाह। इजी वर्ड है ये, बट आ भी सकता है, आपको याद होना चाहिए। सोरनेस, डिप्लोमेट, एम्ब्रियो, तीनों ही इरेलीवेंट है और आसान लफ्ज हैं, आपको इनके मीनिंग आई होप जो आते होंगे। चूज द अप्रोप्रिएट preposition, इट टुक मी एजेस टू फाइंड अ स्पेस टू पार्क माई कार, कि मुझे अपनी कार को पार्क करने के लिए एक स्पेस ढूंढने के लिए अरसा लग गया, मतलब बहुत देर लग गई। जब आप किसी काम के लिए बहुत देर हो जाए, तो आप ये एजिस वाला जो एक्सप्रेशन है ये यूज कर सकते हैं। चूज द करेक्ट एनोलॉजी ऑफ ग्रेसफुल मूवमेंट, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट के साथ हम ग्रेसफुल लगाते हैं ना, किसी का चलने का अंदाज बहुत अच्छा हो, बहुत ग्रेसफुली उठता बैठता हो, तो हम कहते हैं वो कितना ग्रेसफुल है, उसका उसे उठने बैठने की कितनी अच्छी सेंस है। तो अब हमने ये वाला ताल्लुक जो है ये नीचे वाले वर्ड्स में ढूंढना है। तो आर्टिकुलेट स्पीच होती है, जो बहुत अच्छा बोलता है उसको हम कहते हैं ही इज वेरी वेल आर्टिकुलेट पर्सन, या शी इज वेरी वेल आर्टिकुलेट पर्सन, ठीक है। मूवमेंट के साथ ग्रेसफुल आता है, तो स्पीच के साथ आर्टिकुलेट आता है। अब सर्वाइल और रिबेलियन, फेस्टिडियस, ग्रीम, ह्यूमरस, लॉफ्टर, ये इन इन सारे लफ्जों का आपस में ताल्लुक है। रिबेलियन का सर्वाइल के साथ है, जो रिबेलियस होता है उसमें सर्वेलिटी होती है। फस्टिडियस और ग्रीम का भी है, ह्यूमरस का लाफ्टर के साथ भी है। बट यहाँ पे क्या था, हमने ऑप्शन के में देखना है कि ऑप्शन में किस क्वालिटी का जिक्र है। ऑप्शन में एक पर्सनैलिटी ट्रेट का जिक्र है, ठीक है। मूवमेंट, ग्रेसफुल मूवमेंट और आर्टिकुलेट स्पीच, इस तरह से हमने देखना है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस,
ठीक है, गैदर स्नोमोस के मतलब जो जो शख्स किसी एक जगह का नहीं हो, मतलब जो शख्स कहीं नहीं टिकता उसको उसका कोई ठिकाना नहीं होता, उसका कोई एतबार नहीं होता। तो ये एज इट इज ईडियम है इसका, इससे हमें एज इट इज ही याद रखना होता है अगर इस तरह की चीजें आ जाएं तो। ही बोस्ट्स ऑफ हिज वेल्थ, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है शोखिया मारना। ही इज नॉकिंग एट द डोर, ये दूसरी दफा आ चुका है, ये बहुत आ जाता है, नॉकिंग एट, नॉक एट द डोर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्पेलिंग, अब रॉन्ग स्पेलिंग अब आपने देखने हैं इसमें। इसमें ये जो है ना ट्रांसपायर, ये रॉन्ग स्पेलिंग है, बाकी सारे ठीक हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ही ऑल्सो लाइक्स टू ईट स्ट्रॉबेरीज। अब उसने कहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ईट, ईट क्या है, एक्शन है। तो एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है, तो ईट क्या है, एक्शन है। इसमें अब मैं आपको वर्ड बताऊं, मैं बोलूंगी वर्ड, आपने मुझे बताना है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इसी सेंटेंस में। इसमें ईट तो हो गया वर्ब, स्ट्रॉबेरीज क्या है, लिख के बता दें या बोल के बता दें, स्ट्रॉबेरीज क्या होगा। स्ट्रॉबेरी एक चीज है, क्या होगी स्ट्रॉबेरी, सब्जेक्ट, नाउन। नाउन। अच्छा ठीक है। नाम जो भी किसी चीज का नाम है ना, चाहे वो चीज है, जगह है, शख्स है, नाम जो है वो नाउन ही होगा। और एक्शन क्या होगा, एक्शन जिस वर्ड से जाहिर हो रहा हो, जैसे ईट, स्लीप, डू, वो वर्ब होगा। एडजेक्टिव होती है क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी है ही नहीं, इसमें क्वालिटी नहीं है। तो ऑल्सो क्या था, विग्रस, विग्रस का मतलब होता है एनर्जेटिक। बाकी जो अब ये देखें, इसमें भी वही वाला जब वही। पे आना यहाँ पे फिर बुखार होता है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ से ऊपर तो बुखार है, पीछे पीछे नहीं। स्मीना म्यूट कर लो प्लीज। इसमें भी देखिए सेम ही टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो कि दो ऑप्शन तो आपके सीधे सीधे इसमें ट्रबल शूट हो रहे हैं। विग्रस का आपको फर्ज करो मतलब नहीं पता, लेकिन बाकी अब आप देखते हो, पहला है स्लगिश, एनर्जेटिक, कावर्ड, लेथार्जिक। लेथार्जिक और स्लगिश तो हमारी बुक्स में भी बहुत वर्ड यूज होता है, स्लगिश और लेथार्जिक का मतलब दोनों का सेम है, सुस्त। अब जब ठीक। ये दोनों तो ट्रबल शूट हो गए, ये तो नहीं हो सकते, ये तो दो आपस में ही सिनोनिम है। अब आपने फिर इन बी और सी में से तुक्का लगाना है। कावर्ड का मतलब होता है बुजदिल, यहाँ पे है विगरस, विगरस का मतलब होता है एनर्जेटिक। अब हमारा राइट आंसर एनर्जेटिक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा, तुक्का लगाना होगा आपने, तो फिर इस तरह आप लगाएंगे कि दो वर्ड तो आपके सीधे सीधे ही निकल रहे होते हैं, फिर बीच के दो वर्ड बच जाते हैं जिसमें से आपको थोड़ा सा करना होता है। फिर तुक्का लगाने में आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो कि वर्ब का मीनिंग भी वर्ब होगा, नाउन का मीनिंग नाउन होगा, थोड़ा सा अगर इस तरह भी आप देख लो ना, क्वालिटी कोई हो तो उसका मीनिंग भी वही होगा जो नीचे क्वालिटी। मतलब थोड़ा सा डेप्थ में जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपको हिंट्स लेना आ जाता है फिर वोकेबलरी का। तो द अथॉरिटी फेल टू कैरी आउट इट्स स्टैचुटरी ड्यूटीज, कैरी आउट का मतलब होता है परफॉर्म करना, तो ये क्या कि अथॉरिटी फेल हो गई अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में, कैरी आउट परफॉर्म करना। कंप्लीट टू प्रोवर्ब, कैरी आउट परफॉर्म करना या कंप्लीट करना। अब इसमें हमने प्रोवर्ब कंप्लीट करना है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, ये भी इडियम है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। आई वियर ग्लासेस फॉर रीडिंग, मैं रीडिंग के लिए ग्लासेस वियर करता हूँ। आइडेंटिफाइड द वर्ड। अच्छा, मैंने आप लोगों को ना अब ये वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है लिस्ट, बट अभी आजकल मैं वोकैब पे इसलिए भी थोड़ा ना ज्यादा से ज्यादा लेक्चर में प्रैक्टिस करवा रही हूँ, क्योंकि वोकैब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश वाले पोर्शन का, बहुत ज्यादा आ जाती होती है। इस दफा वैसे मुझे लग रहा है कि कम वोकैब होगी, ज्यादा ग्रामर होगी, बिकॉज
होता ऐसे ही है कि एक साल वकैब ज्यादा आ जाती है, अगले साल ग्रामर ज्यादा आ जाती है। तो पिछले साल निश्तर वालों ने वकैब बहुत अंधाधुंध दी थी, तो इस साल मुझे लग रहा है कि वो वकैब देंगे, बट 15 या 10 मार्क्स की देंगे, ज्यादा ग्रामर होगी। बट यू नेवर नो कि क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। कंप्लीट द प्रोवर्ब ये हो गया। आगे है जी, आइडेंटिफाई मोस्ट ऑपोजिट। अब वाइबल का ऑपोजिट आपने चूज करना है। वाइबल का ऑपोजिट क्या होगा? करेक्टिव। वाइबल का मीनिंग होता है फिजिबल, ठीक है। और इसका इसका ऑपोजिट अनवर्केबल होगा, करेक्टिव नहीं होगा। वैसे अनवर्केबल होगा, करेक्टिव क्यों इन्होंने लगाया हुआ है? करेक्टिव तो नहीं होगा। वाइबल का मतलब होता है फिजिबल, और फिजिबल का ऑपोजिट होगा अनवर्केबल। लेकिन अनवर्केबल मुझे लगता है कोई लफ्ज नहीं होता, वर्केबल से पहले अन नहीं आता। खैर इसको मैं देख लूंगी, आपको फिर कल क्लियर करवा दूंगी। एंटोनिम ऑफ ग्रूसम का है प्लेजेंट। ग्रूसम का मतलब होता है अनप्लेजेंट। एंग्विश का मतलब होता है एगनी। एगनी होता है एक्सट्रीम गुस्सा, शदीद गुस्सा, नफरत, ठीक है। नफरत। और इसका मतलब जो है वो इसके लिए एंग्विश का वर्ड भी यूज होता है। कंप्लीट द प्रोवर्ब। अ पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये भी प्रोवर्ब है। शी रैन आफ्टर हिम इनटू द कंट्री यार्ड। खैर ये आप लोग देख लीजिएगा। ये अब वर्ड्स की हमारी काफी प्रैक्टिस हो गई है, ये मैं आप लोगों को शेयर भी किए हुए हैं, आप लोगों के साथ इनको पढ़िएगा। कहाँ कहीं से समझ ना आए। वैसे मेरा इरादा था कि आज हम जो मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट दिया था ना, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, बट अब जो है अब टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। फिर अब हम दोबारा एक और लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ऐसे कर लेते हैं कि ये जो आप लोगों को मैंने मॉक दिया था ना, ये भी। मैडम हाँ जी, वो मुश्किल भी हाँ, था, जो मुश्किल फर्स्ट टाइम वाला मुश्किल था। था। मुश्किल था। और हम्म। ये चीजें आती होती हैं, इसी तरह की चीजें, इसी तरह का मॉक आता होता है। मतलब एक्चुअल पेपर भी ऐसे ही आता है, दिमाग घुमाने वाला, या इससे भी थोड़ा अगली डिग्री का। ये हम आज कर लेंगे। अगर वैसे अभी 4 मिनट रहते हैं, तो अगर फर्ज करो टाइम आउट भी हो जाता है ना, तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगी, क्योंकि 40 मिनट से ऊपर हम एक मीटिंग नहीं चला सकते। तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगी, हम कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास है मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, ये मुझे एक रिप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है चूज द करेक्ट फ्रॉम ईच, ठीक है। ये सेंटेंस में से हमने अब करेक्ट करना है। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन सा ग्रामर का रूल अप्लाई हुआ हुआ है। ये है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश अ कॉपी ऑफ द बुक। हैव, हैज, हैड, हैविंग। अब यहाँ पे आना है हैज। वाई? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ कॉपी। हैज क्यों आएगा? ये तो स्टूडेंट तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ तो हम हैव लगाते हैं, तो हैज क्यों आएगा? ये आप लोगों के दिमाग में आया होगा ना, आपने मोस्टली स्टूडेंट्स हैव चूज कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना, वो लगाना है ईच के हिसाब से, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब बन रहा है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा, ठीक है। बेशक यहाँ पे स्टूडेंट के साथ एस लगाया हुआ है, इंग्लिश में हम ये इसी तरह से लिखते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब किस लिहाज से लगना है? ईच के लिहाज से। और इसका मतलब भी यही बन रहा है कि हर एक बच्चा, उर्दू में इसका मतलब बन रहा है हर एक बच्चा जो है हैव अ कॉपी ऑफ द बुक। उसके पास हर एक बच्चे के पास किताब की एक जिल्द है, किताब की एक कॉपी है। तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ कॉपी। समझ आई क्यों हैज आना है? ठीक है, क्योंकि इसका मतलब बन रहा है हर एक बच्चे के पास, ठीक है। और हर एक यानी कि ये सिंगुलर बन रहा है, इसका जो मीनिंग है ना टोटली वो सिंगुलर बन रहा है। इस वजह से हमने यहाँ पे हैज चूज किया था। मैं ये 1 मिनट एनोटेशन जो है इसको ऑन कर दूं, ताकि आप लोगों को आसानी रह जाए देखने में कि मैं क्या बता रही हूँ। इसलिए हमारा यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। यहाँ इसका जो आंसर है दैट इज हैज।
ठीक है, इसका आंसर था हैज। फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज डैश इंटरेस्टेड इन लिटरेचर देन हर ब्रदर। अब वही जो पीछे तब मैं समझाना चाह रही थी, लेकिन वहां पे थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी। अब ये जो हमारे होते हैं ना एडजेक्टिव, ठीक है, जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटीज, ठीक है। जैसे कि अब इसमें है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेना, ठीक है। उसके बाद फिर टॉल, उसके बाद आ जाता है रिच, पुअर। ये क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं सारे, क्वालिटीज हैं। इनको हमने कैसे, इनकी 3 डिग्रीज होती हैं, ठीक है। इनकी क्या, कितनी डिग्रीज होती हैं? 3 डिग्रीज, आप सबने पढ़ी हुई है बचपन में, बस अब आपको थोड़ा सा याद करवाने की जरूरत। 3 डिग्रीज होती हैं इनकी। 3 डिग्रीज होती हैं कौन सी? जैसे टॉल है, टॉल, सेकंड टॉलर, टॉलर, और थर्ड टॉलेस्ट, टॉलेस्ट। कुछ टॉलर। वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ, जो रूटीन में तो ऐसे ही होते हैं, ट्रेडिशनली तो यही होता है, लेकिन कुछ के साथ ई आर और ई एस टी की बजाय